दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करते हैं शेखावाटी मिशन 100 बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस का ये अध्याय 4 जो है भारत के विदेश संबंध। ये पाठ कुल 5 अंकों का आएगा, तो इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं कि भारत के विदेश संबंध आज़ादी के तुरंत बाद कैसे रहे थे या किस प्रकार के संबंध आज़ादी से लेकर आज तक। जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था उसके बाद में भारत के अपने पड़ोसी देशों से, अपने जो विदेश हैं उन विदेशों से भारत के कैसे संबंध रहे हैं। अपने पहले प्रधानमंत्री जो थे वो विदेश मंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने विदेशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे सुधारे थे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है भारत के विदेश संबंध। पहला प्रश्न है, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित किए गए थे पंचशील के 5 सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेताओं में नेहरू, नासिर, टीटो, ये 3 तो हैं ही हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। वाने एनाकुरमा भी है और इंडोनेशिया के जो सुकर्णो हैं वो भी हैं। तो वैसे 5 प्रणेता माने जाते हैं। पांचों में से कोई भी नाम आए तो आपको लिख देना है। इसमें 3 नाम है, तीनों उसके प्रणेता हैं, नेहरू, नासिर और टीटो। अगला है, गुटनिरपेक्षता की नीति के संदर्भ में तटस्थता का क्या मतलब है? तटस्थता का मतलब है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है? तो इसमें देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना बिल्कुल सही बात है। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का समर्थन करना बिल्कुल सही बात है। वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी वाला, ये एकदम सही हो जाएगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के 2 हिस्से हो गए थे? तो कश्मीर के 2 हिस्से हो गए थे। कश्मीर जो है, आधा कश्मीर पाकिस्तान ने ले लिया था, उसको पीओके कहा जाता है, और कुछ हिस्सा कश्मीर का चीन के पास है, उसको अक्साई चीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय विदेश नीति है पंचशील पर आधारित है। भारत सैन्य गुटों में विश्वास नहीं रखता, गुटबंदी में विश्वास नहीं रखता, उदासीनता की नीति नहीं रखता। तो इसमें पंचशील एकदम सही हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति किन कारकों से प्रभावित होती है? तो भारतीय विदेश नीति देखो, घरेलू कारकों से भी प्रभावित होती है और अंतर्राष्ट्रीय कारकों से भी प्रभावित होती है। तो इसमें जो उत्तर 4 है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में गुटनिरपेक्ष के 120 सदस्य हैं, जिसको हम नाम कहते हैं। यदि परीक्षा में नाम पूछा जाए NAM ने, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो, क्योंकि गुटनिरपेक्ष का इंग्लिश नाम है। 120 सदस्य बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षों के लिए शांति, सहयोग और मित्रता की संधि कब की थी? तो ये संधि 1971 में की थी। 1950 में किस देश ने तिब्बत पे नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया था। किस वर्ष दलाई लामा, जो कि तिब्बती नेता है, भारत से शरण मांगी थी? तो दलाई लामा ने 1959 में भारत से शरण मांगी थी। अगला प्रश्न है, भारत का सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर के किस देश के साथ विवाद रहा है? तो सिंधु नदी जल बंटवारे के साथ लेकर हमें पाकिस्तान के साथ हमेशा से विवाद रहा है। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस देश के साथ पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। किस वर्ष भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था? तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। किस वर्ष इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो ये 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। 1966 में किन 2 देशों के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1965 के युद्ध के बाद, और ताशकंद समझौते के बाद ही हमारे जो प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था? तो बेलग्रेड में ये सम्मेलन 1961 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया था?
तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय में 1974 में किया था। अब इसमें सुमेलित करने वाले हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। पंचशील की घोषणा 1954 में हुई थी और भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। तो इसमें ये सारे सुमेलित करके दिए गए हैं। परीक्षा में इनको आगे पीछे भी किया जा सकता है। आपको तारीख और समझौते याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ये अति लघुतरात्मक है, एक लाइन वन लाइनर वाले। किसी देश की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी आर्मी का गठन किया था? तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत अपने आप को इन महाशक्तियों के गठबंधन से दूर रखना चाहता था। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा था? जब चीन की कम्युनिस्ट सरकार बनी थी तो सबसे पहले मान्यता देने वाला देश भारत था। पंचशील की घोषणा कब और किसने की? पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, उन्होंने 29 अप्रैल 1954 को की थी। भारत ने दलाई लामा को शरण कब दी थी? तो भारत ने दलाई लामा को 1959 में शरण दी थी। अगला प्रश्न है, दलाई लामा ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है और उसी धर्मशाला में दलाई लामा ने अपना निवास स्थान बताया। ये धर्मशाला किसी ठहरने की जगह का नाम नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक विशेष जगह का नाम धर्मशाला है। 8वां प्रश्न है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में किया था। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1947 में भारत में हुआ था। अगला है, सिंधु जल समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 में प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था। ताशकंद समझौता कब और किसके बीच में हुआ? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के थे जनरल अयूब खान, दोनों के बीच में ताशकंद के अंदर हुआ था। अगला है, मुजिबुर रहमान कौन थे? तो मुजिबुर रहमान पाकिस्तान की अवामी लीग के नेता थे और बांग्लादेश के संस्थापक थे। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र बना था। शिमला समझौता कब और किसके बीच में हुआ? 1971 के युद्ध के बाद में 3 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और सोवियत संघ के बीच में शांति और सहयोग की 20 वर्षीय संधि कब हुई थी? तो 20 वर्षीय संधि जो है ये 1971 में हुई थी, अगस्त 1971। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब कब किए थे? देखो, पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को और दूसरा किया था 11 और 13 मई 1998 को। पहला परमाणु परीक्षण के समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और दूसरे परीक्षण के समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि ये संधि भेदभावपूर्ण है। इस संधि में ऐसा लिखा गया है कि नए परमाणु हथियार नहीं बनाए जाएंगे, जबकि जिनके पास पहले से परमाणु हथियार है उनके लिए कोई विशेष गाइडलाइन उन्होंने नहीं बताई, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया था। अरब इजराइल युद्ध कब हुआ? अरब इजराइल युद्ध 1973 में हुआ। सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति की घोषणा किसने की थी? तो ये जनता पार्टी ने 1977 में की थी, जब कांग्रेस हार गई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उन्होंने कहा कि केवल गुटनिरपेक्ष हमें कहना ही नहीं है बल्कि दिखना भी है। अगले लघुतरात्मक प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रख के विदेश नीति अपनाई थी, जिससे कुछ देशों को अनुदान और कर्जा मिल सके। जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू द्वारा निर्मित विदेश नीति का उद्देश्य था कि कठिन संघर्ष से हमने जो संप्रभुता पाई है उसको हमें बनाए रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है और तेज गति से आर्थिक विकास भी करना है। अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत के किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई? आज़ाद भारत ने उस समय 2 गुट थे, पूंजीवादी साम्यवादी, और अमेरिका और रशिया के नेतृत्व में दोनों गुट बने हुए थे। भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, जिसे गुटनिरपेक्षता कहते हैं, और इसका उद्देश्य ये था कि एक तो तात्कालीन शीत युद्ध जो चल रहा था उसको, तनाव को थोड़ा कम किया जा सके। अगला है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ और इसके आंदोलन में किस आंदोलन की नींव पड़े? बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था एफ्रो एशियाई सम्मेलन से, और इसमें गुटनिरपेक्षता के आंदोलन की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? तो भारत और चीन के बीच में मुख्य मुद्दा है
अक्साई चीन। इस पे अरुणाचल प्रदेश पे भी वो अपना दावा बताता है। अक्साई चीन थोड़ा कश्मीर का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है वो त्वांग के नाम से अपने नक्शे में दर्शाता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है भारत और चीन के बीच में है। अभी पिछले दिनों डोकलाम में भी चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। 1962 के बाद भारत और चीन के संबंध कब बहाल हुए? 1976 में दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध वापस बढ़े। नेता के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1979 के अंदर चीन में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मुख्य विवाद पाकिस्तान ही, आप ये मान के चलिए, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ जो वहीं से जुड़ी हुई है। तो कश्मीर समस्या पाकिस्तान के साथ है, सीमा विवाद पाकिस्तान के साथ है, सरकरी सीमा विवाद पाकिस्तान के साथ है, नदी जल का विवाद पाकिस्तान के साथ है, और आतंकवाद को पाकिस्तान प्रायोजित करता है और अपने यहाँ आतंकवादी भेज करके छुटपुट घटनाओं को अंजाम देता रहता है। तो पाकिस्तान के साथ लगातार विवाद बना हुआ है। शिमला समझौता क्या है? 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। उसका प्रावधान ये था कि दोनों राष्ट्र जो हैं अपने विवाद को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे। अगला है, सच्ची गुटनिरपेक्षता क्या है? देखो, जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि भारत दोनों महाशक्तियों से समान व्यवहार करेगा, किसी एक महाशक्ति की ओर झुकाव नहीं रखेगा। उससे पहले भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष थी जरूर, लेकिन हमारा झुकाव रशिया की तरफ ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति क्या है? तो भारत की परमाणु नीति इस बात को स्वीकार करती है कि हम इन हथियारों का प्रयोग शांति और ऊर्जा के क्षेत्र में करेंगे। परमाणु हथियारों का प्रयोग परमाणु विहीन राष्ट्र के खिलाफ नहीं करेंगे और परमाणु हमले की पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु को रखेंगे जरूर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के कोई 2 मुद्दे बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद मुद्दा है, कश्मीर समस्या विवाद है, सरकरीक विवाद है, नदी जल विवाद है। तो ये सारे विवाद हमने पहले भी पढ़ लिए थे, इसमें से कोई भी 2 विवाद आप लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक बताइए। तो भारत की सुरक्षा रणनीति का देखो, पहला घटक तो ये है कि भारत के चारों तरफ जो देश हैं वो परमाणु हथियारों से लैस है। तो भारत ने भी परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण करके ये साबित कर दिया कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं और हमारे पास भी परमाणु हथियार है, पर्याप्त क्षमता है किसी को भी हमारे खिलाफ जो भी कदम उठाया जाएगा उसका माकूल जवाब देने के लिए। और अगला भारत ने यह कि अपनी सुरक्षा के हितों के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करने की नीति अपनाई है कि हम युद्ध की पहल नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति में हमारा सहयोग होगा। यूएनओ द्वारा या यूएनओ की संस्थाओं द्वारा जो भी कार्य किया जाता है भारत उसमें पूर्णतः सहयोग देता है। तो इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा हो गया है, बहुत ही छोटा सा पाठ है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। इसे ऑडियो क्लास के रूप में आप 2-3 बार सुन सकते हो। आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।